नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो? पढ़ाई अच्छी चल रही है? अगर कोई किसी को प्रॉब्लम होती है किसी चीज़ को समझने में तो मुझे वो बाय फोन या कमेंट बॉक्स में जाके भेज सकता है। मैं उसका सॉल्यूशन या तो बाय फोन पे कर दूंगा या फिर उस नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो हमारा जो लेक्चर 7 है उसमें हमने एक्सियल लाइन पर हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन की थी। हमने बताया था कि डाइपोल जो होता है, डाइपोल में जो टू चार्ज होते हैं उनको मिलाने वाली जो लाइन होती है वो एक्सियल लाइन, और एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर एंड मिड पॉइंट से गुजरने वाली जो रेखा होती है वो इक्वेटोरियल लाइन होती है, यानी निरक्षीय रेखा कहलाती है। ये हमने पढ़ा था और उसका एक डेरिवेशन भी किया था कि एक्सियल लाइन पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, तो वो आई थी ई वेक्टर अक्षीय बराबर के पी वेक्टर अपॉन आर क्यू, टू के पी वेक्टर अपॉन आर क्यू, जहां ई वेक्टर और पी वेक्टर के मध्य में ई वेक्टर व पी वेक्टर समांतर है। ठीक है, ई वेक्टर और पी वेक्टर क्या है? समांतर है, और जब समांतर होते हैं तो उनके मध्य में जो कोण होता है, कोण, ठीक है, वो कितना होता है? 0 डिग्री। ये आपको याद रखना है। कभी पूछ सकता है कि अक्षीय स्थिति में ई वेक्टर और पी वेक्टर के मध्य में कोण कितना होता है? तो थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। ठीक है, यहां एक चीज देखें तो जो ई वेक्टर अक्षीय है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके? आर क्यू के। जबकि हमने एकल बिंदु के कारण, एकल बिंदु आवेश, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज के कारण जब हमने आर दूरी पर यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी तो वो आई थी ई वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ जो ई वेक्टर है वो निर्भर कर रहा है या व्युत्क्रमानुपाती है किसकी? आर स्क्वायर के, और यहाँ पे किसके? आर क्यू के। तो सीधा सा है कि यहाँ पे जैसे ही दूरी बढ़ेगी, ई अक्षीय पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकल बिंदु आवेश के कारण बहुत तेजी से, एकल बिंदु आवेश के सापेक्ष बहुत तेजी से घटेगी। अगर हम देखें, ग्राफ बनाए ई वेक्टर, ठीक है, और आर, अगर हम ग्राफ खींचें इसके लिए तो ये ग्राफ ऐसे खींच रहा था। अगर हम इस ग्राफ को बनाएं, ई वेक्टर और आर, इसका थोड़ा सा ऐसे है, मतलब तेजी से घटेगा, कि घट नहीं रहा है तेजी से, यहाँ पे घट रहा है, यहाँ तेजी से घटेगा। ठीक है, तो इन ग्राफों में ये डिफरेंट भी है। अब हम पढ़ते हैं, या आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेटोरियल लाइन, यानी निरक्षीय रेखा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, निरक्षीय रेखा पर अभी जो हमने इस चैप्टर में जो अध्ययन किया है वो केवल आवेश की एक अवस्था पड़ी है, वो है आपकी
स्टैटिक्स मतलब स्थिर अवस्था। अभी हमने आवेश की मूवमेंट अवस्था नहीं पढ़ी, मूव नहीं कर रहा है चार्ज, अभी चार्ज केवल एक किसी जगह स्थिर है। ये सारी चीज एक स्थिर में, जब ये मूवमेंट करेगा इस चैप्टर के बाद में, जब हम ये आवेश जब गति करेगा, गति भी दो प्रकार की करेगा, एक तो नियत गति करेगा और एक अनियत गति करेगा, यानी समरूप गति करेगा, एक असमरूप गति करेगा। तो उसके बारे में हम लास्ट में बताएंगे आपको कि क्या होगा। निरक्षीय रेखा का तो हमारे पास डाइपोल है, ये -q ये +q, ठीक है, ये A पर स्थित है और ये B पर स्थित है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2a, ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है O। अब हमको पता है कि मिड पॉइंट इसके परपेंडिकुलर यानी लंबवत और इसके मध्य से गुजरने वाली रेखा, यानी ये इसकी कहलाती है निरक्षीय रेखा, ठीक है। तो निरक्षीय रेखा पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने मान लिया कि यहां से इस O से R दूरी पर, यानी यहां पर एक बिंदु P है, ठीक है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको बताया था +q आवेश से, उस +q हो चाहे -q हो, हमें उस आवेश से उस पॉइंट की डिस्टेंस पता होना चाहिए। जैसे +q आवेश है तो इस +q आवेश से हमें p की डिस्टेंस पता होना चाहिए। ऐसी -q आवेश से इस p की डिस्टेंस पता होना चाहिए। हमें डिस्टेंस पता है तो हम kq/r² वाला फॉर्मूला लगा के दोनों को ऐड कर देंगे। जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो वो द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। तो हमें डिस्टेंस निकालने के लिए ये a डिस्टेंस है, ये भी a हो जाएगी क्योंकि ये क्या है 2a। यहां से ये डिस्टेंस निकाल दी, अगर ये कोण थीटा हो, ठीक है, तो ये थीटा है, ऐसे यहां से ये डिस्टेंस निकालनी, ये थीटा है। तो क्या होगा, ये थीटा, ये इसका लंब, ये आधा, तो कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालेंगे तो ये आएगा आपका r² + a²। इसी प्रकार से ये डिस्टेंस आएगी r² + a²। डिस्टेंस तो हमको पता हो गई। अब हम डायरेक्शन देखते हैं। हमने बताया था कि विद्युत क्षेत्र की इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी, +q आवेश के कारण डायरेक्शन क्या होती है, ध्रुव। तो इस +q आवेश से ध्रुव, ये हो गया E1 वेक्टर, ठीक है, और माइनस आवेश की ओर, यानी ये हो गया E2 वेक्टर। ये E1 वेक्टर हो गया, ये E2 वेक्टर हो गया, ठीक है। तो जब ये E1 वेक्टर हो गया, ये E2 वेक्टर हो गया, तो हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि ये P वेक्टर हो गया, ये Q वेक्टर हो गया, तो इन दोनों का जब हम परिणामी सदिश निकालें तो इनके मध्य बिंदु से जाने वाला है ये R। तो इसको हमने समांतर चतुर्भुज से पढ़ा था, R बराबर p² + q² + 2pq cos थीटा। ये इनका परिणामी है। अब ये E1 वेक्टर हो गया, ये E2 वेक्टर हो गया, तो इनका परिणामी इनके मध्य से जाएगा, वो ऐसे जाएगा, ठीक है। यह हमने माना था ये कोण थीटा है, तो ये कोण कितना होगा, ये वाला
अगर आप देखो तो ये वाला जो कोण है वो इस त्रिभुज का बहिष्कोण है, और बहिष्कोण जो होता है वो सामने वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये भी थीटा और ये भी थीटा, तो ये में होगा 2 थीटा, और ये इसका समद्विभाजक है, तो ये ऊपर वाला भी थीटा हो जाएगा और नीचे वाला भी 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं, फिर इसके बाद हल करेंगे और आप नोट करते हुए चलेंगे। माना एक द्विध्रुव AB है, जिसमें बिंदु A पर कौन सा चार्ज स्थित है, -q। बिंदु A पर -q आवेश, व बिंदु B पर +q आवेश स्थित है। जिनकी मध्य दूरी मध्य दूरी 2a है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, ठीक है, स्मॉल r दूरी पर, वो भी निरक्षीय रेखा पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए क्या होगी, E1 वेक्टर बराबर KQ अपॉन, अब डिस्टेंस कितनी है, √में r² + a², इसका वर्ग करेंगे तो r² + a², और दिशा B से P की ओर। ठीक है, इसी प्रकार -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 वेक्टर बराबर KQ r² + a², और दिशा देखें तो P से A की ओर। अगर दिशा नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे किसका चिन्ह आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, है ना, तो दिशा दर्शा दी। अब समीकरण ये हो गया 1 और ये हो गया समीकरण 2।
अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखें परिमाण के लिए, परिमाण में E1 बराबर E2, ठीक है, E1 बराबर E2, या फिर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बराबर है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या है, बराबर है। तो इनका परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र समांतर चतुर्भुज के नियम से, और क्या है समांतर चतुर्भुज का नियम, E अंडर रूट में E वेक्टर बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा। ये याद रखना है, cos 2 थीटा, इनके मध्य में एंगल कितना है, 2 थीटा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, 2 थीटा मान रख दो, क्योंकि देखो E1 बराबर E2 है, E वेक्टर बराबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर cos 2 थीटा, क्योंकि E1 बराबर क्या है, E2 है, E1 बराबर E2 है, तो हम E2 के स्थान पर E1 रख सकते हैं। E वेक्टर बराबर अंडर रूट में 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर cos 2 थीटा, ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 2E1, तो E वेक्टर बराबर अंडर रूट 2E1 अंडर रूट 2E1 क्या रह जाएगा, अंडर रूट में 1 प्लस cos 2 थीटा, और 1 प्लस cos थीटा का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है, 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, जैसे cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस माइनस में आ गया cos 2 थीटा, ठीक है, प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा। तो इस 1 अब अंडर ले लिया, तो अंडर इसका भी आ जाएगा, तो cos 2 थीटा प्लस 1 के स्थान पर हम 2 cos स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, रख सकते नहीं रख सकते, तो देखिए क्या होगा, नोट करते चलिए साथ ही, E वेक्टर बराबर अंडर रूट 2E1 और ये हो गया अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा, अब अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 रह जाएगा, E वेक्टर बराबर 2E1 और cos स्क्वायर थीटा का cos थीटा रह जाएगा, तो इसका क्या लग रहा है, अंडर रूट लग रहा है। अब हमें निकालना है cos थीटा, हम जानते हैं cos थीटा जो होता है A बटे K होता है, अगर इस त्रिभुज में या इस त्रिभुज में देखें तो ये थीटा है, थीटा के सामने वाला ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, आधार हो गया A और कर्ण हो गया ये, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं A बटे अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, राइट, यहाँ रख दो। E1 का मान आपने निकाल लिया, E1 और E2 बराबर है, तो E वेक्टर बराबर 2, E का मान आया K क्यूब R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, cos थीटा का मान ये है A अपॉन अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब यहाँ पे इसकी पावर 1 है और यहाँ है 1/2,
ई वेक्टर बराबर हो जाएगा 2, अब 2 को हम इसके साथ में ले लेते हैं, 2 के क्यू और 2a, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, राइट। अब हमने जैसे एक्सियल लाइन पे बात की थी ऐसे यहाँ कि 2a एक अल्प राशि है और उस अल्प राशि का आधा कर देंगे a तो और भी अल्प हो जाएगी, और जब अल्प राशि का होल स्क्वायर करते हैं तो वो और भी अल्प हो जाती है, और जबकि r एक बहुत बड़ी राशि है, मतलब दूरी है बहुत दूर, तो इसका और होल स्क्वायर करेंगे तो ये और भी बड़ी हो जाएगी, यानी ये बड़ी राशि है, ये बहुत छोटी राशि है। जब ऐसा फिजिक्स में होता है, मैथ में होता है, तो बड़ी राशि के सापेक्ष छोटी राशि को नलन मानकर छोड़ देते हैं, यानी यहाँ पे जो ए स्क्वायर होगा वो लगभग 0 होगा, यानी नेगेटिव होगा। क्या आएगा यहाँ से, ई वेक्टर बराबर के क्यू इंटू 2a आर स्क्वायर प्लस 0 की पावर 3/2, और इससे 2 से 2 कैंसिल हो गया, ई वेक्टर बराबर के क्यू इंटू 2a पी अपॉन आर क्यू, ये आ गया। अब हम पी पर वेक्टर लगाएंगे ई को वेक्टर देख के, क्योंकि दोनों की दिशा को देख के, अगर दिशा अपोजिट हुई तो यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो देखिए परिणामी विद्युत क्षेत्र ई की डायरेक्शन है इस दिशा में, ई वेक्टर, और पी वेक्टर की डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू इस दिशा में, यानी ई वेक्टर तो इस दिशा में है और पी वेक्टर आपका इस दिशा में, एक दूसरे के प्रति समांतर है, और जब प्रति समांतर होते हैं तो थीटा बराबर कितना होता है 180 डिग्री, ये याद रखना। तो यहाँ हम वेक्टर लगा देंगे और यहाँ पे किसका चिन्ह आ जाएगा माइनस का, और ये कहलाएगा आपका निरक्षीय, ठीक है। तो ई वेक्टर निरक्षीय बराबर होता है माइनस के पी वेक्टर अपॉन आर क्यू, ये भी आर क्यू पे डिपेंड करता है जैसे वो करता है। लेकिन यहाँ एक चीज है, अगर अच्छी रेखा और निरक्षीय रेखा में संबंध पूछे परिमाणविक रूप में, क्योंकि दिशा नहीं केवल परमाणविक रूप में पूछे, तो परमाणविक रूप में क्या आएगा, परिमाण रूप में ई अक्षीय बराबर होता है 2kp अपॉन आर क्यू, और ई निरक्षीय बराबर होता है kp अपॉन आर क्यू। अगर हम kp अपॉन आर क्यू के स्थान पर रखते हैं तो ई अक्षीय, ये संबंध आपको याद रखना पड़ेगा, 2e निरक्षीय, यानी क्या हुआ, अगर आपसे निरक्ष पद दे दिया जाए तो अक्ष पर आप निकाल सकते हो, तो क्या कर दो, तो ई अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निरक्ष के सापेक्ष क्या होती है, दोगुनी होती है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स में भी आपको काम में आएगा ये फॉर्मूला। तो ये वीडियो आपने देखी, समझी, इसको आराम से रखो, अपने नोट कीजिए। इसके ऊपर कल हम अच्छी रेखा और निरक्षीय रेखा के ऊपर हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, और लास्ट टॉपिक जो हमारा बचता है समविद्युत क्षेत्र में बल एवं बलाघों, उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर चैप्टर का अध्ययन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।